Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is constitutional design. So in my previous video we have discussed about the making of the Indian Constitution and in that video we have discussed the first point, the part 2 constitution. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने उस वीडियो में जानी थी वो ये था कि पहली बार जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्टिंग वो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931 with his 8 other Congress leaders. Okay, now in this video we are going to discuss about the Constituent Assembly and its all features, how it works and how it was formed. So basically जब हम बात करते हैं Constituent Assembly की, तो Constituent Assembly है क्या? ये बेसिकली क्या होती है, दे आर द मेंबर्स, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो संविधान को बनाने में जिनका योगदान था ना, उनको जो इलेक्ट किया गया था, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्हें मिला के बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बनते हैं वो ये है कि पहली चीज़ कि पहली मीटिंग कब हुई थी और पहला इलेक्शन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो पहला इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, जुलाई 1946 में. और उसके बाद जो पहली मीटिंग हेल्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो थी आपका दिसंबर 1946 में. ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 2 तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि अडॉप्ट कब किया गया था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था. इम्प्लीमेंट मतलब जब लागू होना. तो अडॉप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो था 26 नवंबर 1949. ओके, और जब हम इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, लागू करने की बात करते हैं अपने देश में, तो वो था हमारा 26 जनवरी 1950. तो ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, नॉट ऑल ऑफ देम. ओके, तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949. और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, मतलब ऑल ओवर इंडिया रन कब कराया गया था, 26 जनवरी 1950. जिसे आज हम 26 जनवरी के हिसाब से या रिपब्लिक डे के नाम से पूरे टाइम क्या करते हैं, 26 जनवरी में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं पूरे उत्साह के साथ. ओके, ये तो बात हमारी जानकारी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेके. अब हम जानेंगे कि आखिर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बने हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है, पर हम इसे आज भी क्यों फॉलो करते हैं. ओके, तो इसके 2 रीज़न हैं. पहला रीज़न जो है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी, ठीक है. और जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि जो हमारा संविधान है, डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देश की जनता को, ठीक है ना, पीपल को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है. हम इसे 1 बाय 1 समझेंगे. अगर हम बात करते हैं लेजिटिमेसी की बात करते हैं, तो लेजिटिमेसी क्या है, कि अभी हमने कई बार सुना है नेपाल के एरियाज़ में या कि और देशों में कि उनका जो संविधान है ना वो समय के हिसाब से और लोगों के हिसाब से चेंज होता रहता है. क्यों, क्योंकि वो सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल व्यूज़ पे डिपेंडेंट है. उनका जो आधार है वो एक तरफ से कांस्टेंट नहीं है, वो डे बाय डे हिसाब से चेंज होता रहता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट रहा, बहुत ही ज़्यादा आधारित रहा है, बेसिक रहा है. और हर एक चीज़ों को याद में रखते हुए हर एक चीज़ों को मेंशन किया गया है. पास्ट में हमने क्या स्ट्रगल किया, हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. इसी वजह से क्या है कि इतने साल हो गए, किसी ने कभी भी ये एक संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने साल हो गए, 70 साल से भी अबव हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, पर आज तक किसी ने भी इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया कि ऐसा क्यों चला रहा है और हम इसे क्यों फॉलो करे आ रहे हैं. परंतु आज के टाइम में भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. कुछ ग्रुप्स ने, कुछ अदर ग्रुप्स ने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की थी पर वो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ जो बात की जाती है वो हमारी लेजिटिमेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संग करते हुए आ रहा है कि उसने क्या किया है, हमारे पास्ट को, हमारे फ्यूचर को और हमारे बेसिक आधारों को, हमारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया. दूसरा रीज़न क्या है कि हम अभी भी अपने इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वो ये कि हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमारा जो देश है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, इस देश के नागरिक को रिप्रेजेंट करता है. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न रहा है. क्यों, ऑल तो देखा जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम हो रहा था, जब बन रहा था, असेंबली जब बन रही थी,
तो उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं था ना, कि वहाँ पे मतदान करने का अधिकार नहीं था। स्टिल हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि स्टेट असेंबलीज थी। स्टेट असेंबली क्या थी, किससे रिलेटेड थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड थी। मतलब हर एक स्टेट से, चाहे वो आपका नॉर्दर्न स्टेट हो, चाहे सॉर्दर्न हो, चाहे आपका वेस्टर्न स्टेट हो, वेस्टर्न इंडिया हो या ईस्टर्न इंडिया हो, हर जगह से स्टेट असेंबली रिप्रेजेंट कर रही थी। और हर स्टेट असेंबली से जो हमारा वोटिंग था ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हर एक स्टेट से एक एक मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन में हिस्सा लिया। तो हर एक जाति के, हर एक रिलीजन के, हर एक स्टेट से लोग आए। तो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिले अपने संविधान में। यही रीज़न था, सेकेंड रीज़न जो हमारा था कि यही रीज़न था कि हर एक स्टेट से मेंबर्स आए। तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट स्टिल शायद अगर हम जनता के द्वारा भी वोट करा के अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम करते तो वो इतनी अच्छी फ्रेम नहीं होती जितनी अच्छी उस टाइम पे हुई। तो ये रीज़न था सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो संविधान बना वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर में किस प्रोसेस से बना, किस प्रोसेस से हमारा संविधान जो है वो बना। ओके ओके, तो जब हम बात करते हैं संविधान को बनाने की, तो हमें पता है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो के जो मेंबर्स थे वो थोड़े से कांग्रेस की तरफ से भी थे, कांग्रेस के बाहर से भी थे। वो लोग भी उस असेंबली में एडेड थे जो ऑलरेडी क्या थे, कांग्रेस पार्टी को क्या करते थे, अपोज करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हमने तो बात कर ली थी कि इसे फ्रेम किसने किया था, किस तरीके से हुआ था, कब कब इसे अडॉप्ट किया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। बट जब हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे? 299 थे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। क्या थे वो? प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, जो ड्राफ्टिंग कमिटी बना, उसके हेड थे, चेयरपर्सन थे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इफ़ यू गाइस आर हैविंग योर पेंसिल विथ योर सेल्फ, तो प्लीज़ आप इसे कहीं मार्क भी कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वो ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड थे, मतलब चेयरपर्सन थे। ओके, तो ये था कि अब हमने जाना कि इसे लीड कौन कर रहा था। अब हम इसे जानें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को करने जाते हैं, स्पेशली मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब पढ़ने भी बैठती हूँ तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, पहले पॉइंट्स प्रिपेयर करती हूँ चैप्टर के हिसाब से, हेडिंग्स लिख लेती हूँ कि कौन कौन से हेडिंग मुझे इतने इतने टाइम में कवर अप करना है। तो इसी तरह क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करते हैं। वो एक लॉयर फील्ड से थे, एक क्या कहते हैं कि एजुकेटेड फील्ड से होने के बाद वो नियम कानून से बहुत बंधे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जब बात चली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो उन्हें जितने भी पॉइंट्स लगे कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐड करना है, तो उन्होंने सारे पॉइंट्स को लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पॉइंट्स लिखे गए थे उस पर कई तरह के डिबेट्स चले, है ना। और डिबेट होने के बाद क्या हुआ, तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स बनाए गए, लिखे गए। ठीक है ना, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स बनाए गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे अमेंडमेंट्स ऐड कर लिए गए। सारे अमेंडमेंट्स पे बात हुई, वार्तालाप हुई, डिबेट हुआ, उन पे उन लोगों ने चर्चा की, और जो अमेंडमेंट्स उन्हें ठीक लगे वो अमेंडमेंट्स क्या हुए, उसको ऐड कर देगा। तो उसमें जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स थे, रिजर्वेशन सिस्टम था, ये सब चीज़ें क्या हुई, ऐड की गई। तो उसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। एक चीज़ और आपको छोटे से शॉर्ट नोट में बताना चाहती हूँ कि जब ये सारे ड्राफ्टिंग कमिटीज़ की बैठक चल रही थी, जितने भी डिबेट्स बने, जितनी भी बातें बोली गई एक दूसरे से, जितने भी डिस्कशन मेंबर्स के बीच में हुआ, उसे आज भी एज अ रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है ना, उसे क्या किया गया, रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि एक एक सबूत हो। और ये जो मीटिंग चली ना, तकरीबन 114 दिन चली, 114 डेज क्या हुआ, ये मीटिंग चली, जितने भी डिबेट्स चले कि हमें कौन सा अमेंडमेंट्स को ऐड करना है, एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसे, जो एक स्टेबल हो, जिसे बार बार हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहा कि इतना सोच समझ के, इतना विचार करके हमारे संविधान को बनाया गया कि हमें आज तक शायद ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम उसमें कुछ भी उसे चेंज करें। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया। वो तकरीबन 12 बल्कि वॉल्यूम्स का कॉन्स्टिट्यूशन बना,
और एट लास्ट जो हमारा जो इंटरप्रिटेशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो रेशनल बेसिस पे मतलब क्या रहा कि रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें क्या हुई, ये सब देखा गया कि अगर कोई चीज़ पीछे रह जा रही तो उस चीज़ को हम एक बराबर कैसे करें। तो ओवरऑल हमने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वीडियो में जाना कि कब फ्रेम हुआ, किसने फ्रेम किया, कौन हेड थे, कौन प्रेसिडेंट थे, कमेटी बनी कैसे, और क्या रीजंस हैं कि आज भी 70 साल पूरे होने के बाद भी, उससे ज़्यादा होने के बाद भी हम आज भी अपने पुराने संविधान को फॉलो कर रहे हैं। एंड आई होप इसी के संग हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस, सेकंड रहेगा फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड रहेगा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।